हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो आइए पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद हम इस बुक को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल बुक का। सबसे पहला चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इसकी सूची दिखाई कि सबसे पहले संख्या पद्धति। तो हम सबसे पहले संख्या पद्धति ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें नंबरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नंबरों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो आगे के चैप्टर हमसे नहीं बनेंगे। तो बेसिक चीज़ें तो हमें बननी ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं हमारे नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक जल्दी से पढ़ूँगी क्योंकि मैं इसका एक वीडियो पूरा बना चुकी हूँ नंबर सिस्टम का। अगर वहाँ पे आपको समझना है तो आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं ओवरव्यू करूँगी बस जल्दी से। यहाँ देखेंगे कि हम जानते हैं कि इस संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक कौन कौन से हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डिजिट है। डिजिट्स को मिला के क्या बनाए जाते हैं? डिजिट्स को मिला के बनाए जाते हैं नंबर। डिजिट्स को मिला के बनाए जाते हैं हमारे नंबर। और नंबरों को हम लिख कैसे सकते हैं, पढ़ कैसे सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ नंबर हमारे पास दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे ये मेरे पास लिखा है, कितना लिखा है तो हमें इसे काउंट करते हैं। इसमें तो कॉमा भी नहीं लगा तो हमें सबसे पहले कॉमा लगा लेना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 अंकों के बाद लगेगा, फिर 2 अंकों के बाद लगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे मेरा नंबर है क्या? 6148708702 आप देख पा रहे होंगे ये नंबर है ना, 61487029। इसे हमें लिखना है मान लो नंबर नेम में, यानी इसका हमें लिखना है नाम। और इसे पढ़ना भी है कि इसको कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। पीछे से हम हमेशा काउंट करते हैं। तो ये कौन सी प्लेस है? ये 1s, 10s, 100 प्लेस हो गई। तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 10s, 1s, 10s, 100, 1000 और ये हुआ 10,000। तो 10,000 के बाद लगेगा फिर लाख और 10 लाख और ये हो जाएगी हमारी करोड़ प्लेस। तो हम इसको पढ़ सकते हैं 6,14,87,029। क्या पढ़ सकते हैं? 6,14,87,029। इसे आप लिख सकते हैं इसी भाषा में इन वर्ड क्या? 6,14,87,029। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? 4152983227। इसे क्या? पहले 3 के बाद कॉमा लगाइए, फिर 2 के बाद लगाइए, फिर 2 के बाद लगाइए, फिर 2 के बाद लगेगा। तो पहला 3 फर्स्ट आपको क्या याद रखना है कि पहले 3 जैसे यहाँ लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों साथ में चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों साथ में चलते हैं। 1000 और 10,000, लाख और 10 लाख, तो करोड़ और 10 करोड़। अब अरब आ जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 10,000 में कितने ज़ीरो होंगे, लाख में कितने ज़ीरो होंगे, 10 लाख में कितने ज़ीरो होंगे। तो आशा करती हूँ कि अब आप बड़े बच्चे हो, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आती होंगी। और मैं तो ये चाहूँगी कि अगर कोई छोटा बच्चा भी मेरी वीडियो देखे तो भी उसको समझ में आ जाए, है ना, और उसे इधर उधर भटकना ना पड़े। तो अगर आप चाहें तो हम इसका भी नंबर नेम राइट कर सकते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे और इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, क्या है? 72389251 4। पहले 3 के बाद लगा दो, फिर 2 के बाद लगा दो, फिर 2 के बाद लगा दो। तो ये तो हो गया हमारा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10। तो आप इसे पढ़ सकते हैं 72 करोड़ 38,92,514। क्या पढ़ सकते हैं? 72 करोड़
38,92,514। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ये एक नेक्स्ट नंबर दिया गया है, इसे आप जो है घर पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। 5894160723। मैं आपकी एक हेल्प कर देती हूँ, मैं इसमें कॉमा लगा देती हूँ तो आपको ये नंबर पढ़ने में आसानी होगी। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब। तो आप इसे लिख सकते हैं 5 अरब 89 करोड़ 41 लाख 60,723। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, माय मिस्टेक। 5 अरब 89 करोड़ 41 लाख 60,723। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो आप इन नंबरों को घर पे लिख लें और अपने से भी रेंडमली कोई भी नंबर लेके आप उनका नंबर में राइट कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को संक्षिप्त में कहूँगी, ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊँगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली हमारी टेबल। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये कुछ हमारे दिए गए हैं नंबरों का नाम लिखा है, इसे आप नंबर में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 6,14,87,029। तो आप इसे अब नंबर में कैसे लिखेंगे, इधर डिजिट इसे लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ 6 करोड़ पहले। अगर आपको नहीं आता तो आप सबसे पहले लिख लेंगे 6 करोड़। तो करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7। काउंट करते हैं, यहाँ देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 6 करोड़। उसके बाद क्या था नंबर, 6 करोड़ 14 लाख। तो अब हम लिख लेंगे कितना, 14 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यहाँ से आएगा। ये हो गया आपका कितना, 14 लाख हुआ। 1 10 100 1000 10,000 और लाख, तो ये तो लाख ही हुआ। आपको यहाँ पे लिखना है ये 50 आएंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, ये हो गया 14 लाख। अब लिखना है 87,000, 87 ये हो गया 1000। 1 10 100 1000 10,000, ये हुआ 87,029। 29 मतलब 29, सही है बोला मैंने, 29 होता है ना 29। आई होप सही होगा। अब देखिए यहाँ ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से 6। अब हम लगा लेते हैं इसमें कॉमा, सॉरी 3 डिजिट के बाद लगेगा कॉमा, ये वाला नहीं है। 1 2 3 के बाद लगेगा, उसके बाद ये 2 डिजिट के बाद लगेगा और फिर 2 डिजिट के बाद लगेगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, 6 करोड़ 14,87,029 है ना, 6 करोड़ 14,87,029। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम ये क्लीन कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये खुद घर पे लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं बने तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। 72 करोड़ 38 लाख 92,514, 5 अरब 89 करोड़ 31 लाख 60,723। ये आप लिख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 7 करोड़ 4 लाख 5,009, इसको भी निम्नलिखित अंकों में लिखना है। ये सब आपके होमवर्क रहेंगे। हम आते हैं स्थानों की तालिका बनाकर संख्याओं को लिखेंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि यह का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। जैसे यहाँ पे लिखा था 7 करोड़, तो ये 7 जो है हमारा आ गया किस पे, करोड़ के लिए। इसमें 4 लाख तो ये आ गया लाख, 4 लाख हो गया। फिर 5,000 तो ये आ गया 5,000 और फिर ये हो गया 9 21 पे। इस तरह हम इसे सकते हैं। अब हम जानेंगे क्या, अब हम जानेंगे दी गई संख्याओं को जाति मान यानी कि लोकप्रिय वैल्यू, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे 6 3 5 7 8 में 3 का जाति मान 3 है और 6 का जाति मान 6 है। ठीक, देखिए जाति से आप क्या समझते हैं, जाति से आप समझते होंगे जाति, कास्ट बोलूँ तो
है ना, कि हम किसी को भी किससे जानते हैं, उसके जाति से जानते हैं या उसके काम से जानते हैं। तो हम किसी को भी उसके काम से जानते हैं। हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो फेमस हो जाएगा, उसको सब लोग जानेंगे। जैसे हमें कोई नहीं जानता अभी, है ना, मुझे अभी कोई नहीं जानता क्योंकि मैंने शायद इतने अच्छे काम नहीं किए होंगे। और अगर मैं यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाऊँगी, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, तो शायद आप लोग मुझे जानने नहीं लगे। तो आपने मेरा फेस तो देखा नहीं है, बस मेरी वॉइस सुनी है, मेरा काम देखा है। तो मेरे काम से आप लोग मुझे जज करोगे, ना कि मेरे फेस से, है ना। तो मेरे प्लेस की वैल्यू होगी, मेरे जगह की वैल्यू होगी। मैं टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ, अच्छा टीच करती हूँ, इसकी वैल्यू होगी, ना कि इसकी वैल्यू होगी कि मैं बड़ी सुंदर दिखती हूँ कि क्या, है ना, ख़राब दिखती हूँ, सुंदर दिखती हूँ, अच्छी दिखती हूँ, मेरा नेचर कैसा है। तो ये सब मैटर नहीं करता। अभी यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि फेस वैल्यू, है ना, जाति मान को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो हमारे फेस की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, हमारे फेस की वैल्यू तो वही रहने वाली है जो हमारा फेस है एग्जैक्टली, है ना। लेकिन अगर हम किसी अच्छी प्लेस पे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस प्लेस की वजह से लोग हमें जानते हैं। तो प्लेस की वैल्यू होती है, ना कि फेस की। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फेस की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, एक स्थान की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे हमें दिया था 3, तो 3 का कोई भी मान नहीं है, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। और 6 की फेस वैल्यू जैसे यहाँ पे दी है, 6 का जाति मान, लोकल वैल्यू भी इसे कहते हैं और फेस वैल्यू भी इसे कहते हैं, जाति मान भी इनमें बोलते हैं और अंकित मान भी बोलते हैं। तो इसको 3-4 नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो जैसे 6 का जाति मान क्या होगा, तो 6 का जाति मान 6 ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे, फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, जाति मान, अंकित मान, इस पे कोई भी अंतर नहीं होता है। ये जिस नंबर की पूछी जाएगी वही नंबर होगा। अब आ जाते हैं हम प्लेस वैल्यू में। तो दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कहलाता है। जैसे दी गई संख्या में स्थानीय मान इकाई का अंक 1 हो गया, दहाई का अंक 10 हो गया और सैकड़े का अंक आप 100 समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ है एग्ज़ाम्पल्स। तो हम इन एग्ज़ाम्पल्स को देख लेंगे और इसे भी समझ लेंगे। आपको दिख रहा होगा, आप ट्राई करिएगा। मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, मेरी भी हेल्प हो जाए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मतलब समझ जाती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें फिर हमें याद रह जाती हैं, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक करता है तो सामने वाला हमें बता देता है, हम अपनी गलती को सुधार लेते हैं। वैसे तो हमें लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन जब हम सवाल लगाने बैठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो वो चीज़ें मुझे याद रहे, मेरे दिमाग में रह जाए। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करेंगी, मैं इसके आंसर ढूँढूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप दूसरों को पढ़ाओ, अपने से छोटे लोगों को पढ़ाओ, बड़े लोगों को, मतलब जिसको आप पढ़ा सकते हैं उसको पढ़ाने की कोशिश करें, आपको भी बनने नहीं लगेगा। मुझे भी नहीं आता है, मैं आपके साथ सीख रही हूँ, है ना। तो अगर मैं कहीं पे गलती करती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की, मुझे क्या अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम स्थानीय मान 3, जैसे यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ देखिए 3 किस प्लेस में है, 1, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 3 हमारा किस प्लेस पे है, करोड़ प्लेस पे है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 करोड़। ये लिखा है 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 करोड़। उसी तरह मेरे पास है 5 किस प्लेस पे है, तो 5 आइए देखते हैं, 5 हमारा लाख प्लेस पे, यहाँ से काउंट करते हैं
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। 5 हमारा लैख प्लेस में है, यहाँ भी लिखा हुआ देखिए हमारा लैख प्लेस में है। उसके बाद देखेंगे 7, तो 7 तो हमें दिख रहा है वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस में है, तो ये 1000 प्लेस में हो गया 7। उसके बाद 8 हमारा 100 प्लेस में है, और 0 हमारा दहाई यानी कि 10 प्लेस में है। इसका 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 करोड़। 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 लाख। 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 लाख, सॉरी 7,000। 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800, और 0 का स्थानीय मान 0 होगा। तो आपको नंबर सिस्टम समझ में आए होंगे। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनका जातीय मान निकालना है। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। देखिए जैसे 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी। तो फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। और प्लेस वैल्यू में जिस भी प्लेस की आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसके पीछे वाले नंबरों को काउंट करके उसमें 0 लगा दीजिए। ये भी आसान तरीका है। जैसे मुझे 3 का स्थानीय मान निकालना था, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी, 3 यहाँ था। अब कितने डिजिट बचे इसके बाद काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 0 वाले नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 करोड़। अब हम यहाँ आते हैं विभाजिता का नियम, यानी कि विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं इसको। तो आप सबको 2 के विभाजिता का नियम आता हो। देखो मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ, जो यहाँ पे लिखा है वो तो लिखा ही है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। भाई आप बात समझिए, क्या बोला मैंने, कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वह नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो इसके लास्ट में 2 है, हमें पता चल गया कि ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 4 है, ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 6 है, ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 8 है, ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 0 है, ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम 3 का डिविजिबिलिटी। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये कैसा है, आपको ये समझ में, ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं आई होगी, इसे भी ये वाली लाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, लेकिन मैं जितना समझ पाती हूँ मैं वो आपको समझा देती हूँ। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि 7 5 6 8 4 लें, यानी कि आप ये वाला नंबर ले लें और इन नंबरों को आपस में जोड़ दें, इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ दें। जैसा कि यहाँ पे दिया है 7 5 6 8 4, हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, यानी कि 30, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 टाइम जब 30। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक और नंबर है, इस नंबर को हम अगर ऐड करेंगे और देखें, अच्छा ये वही वाला नंबर है, सॉरी ये नंबर है हमारे पास 963421। अब इसे चेक कर लेते हैं, इसे ऐड करेंगे तो आएगा 25। 25 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, ये तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। हम ऐसे भी कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए। जैसे मैं कोई एक ले लेती हूँ 3 6 5 4 8। अब हम इसे चेक करेंगे, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सबको आपस में जोड़ दूँगी, प्लस लगा देती हूँ मैं इसके बीच में, सबको आपस में आप जोड़ दें। 6 3 9, 9 और 5 कितना होगा 14, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 और 8 कितना होगा 26, 18 और 8 होगा 26। तो क्या 26 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं। अगर 24 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, 27 होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन 26 तो हमारे 3 की टेबल में आता नहीं है, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम
4 के डिविजिबिलिटी रूल में। इसमें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ 4 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझा कि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, तो वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। हमें लास्ट के क्या चेक करने हैं? लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 4 8 जा 32। अगर ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है, लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। और 4 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का कितना डिजिट चेक करना है? लास्ट का 2 डिजिट आप चेक करो, लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लीजिए। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मैं साथ में 8 का ही बता देती हूँ। 8 के लिए क्या बोलता है? लास्ट का आपको क्या चेक करना है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट आप चेक कर लें। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो जो भी नंबर होगा वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमने देखा कि हम अगर यहाँ से डिवीज़न करते हुए जाएंगे तो जो भी कैरी बचेगी तो वो तो लास्ट में जाके ऐड होती है ना। कैरी हमारी लास्ट में जाके ऐड होगी। यहाँ से अगर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1 कैरी बचेगी तो इसको दे देंगे। फिर 4 4 जा 16, 1 कैरी बचेगी, इसे दे देंगे। फिर 4 4 जा 16, 2 बचेगा, इसे दे देंगे। फिर 4 5 जा 21 बचेगा, इसे दे देंगे, है ना। फिर 4 3 जा 12, फिर 1 बचेगा, इसे दे देंगे। फिर 4 3 जा 12, मतलब जो भी कैरी बचेगी तो वो लास्ट में जाके ऐड होगी। तो अगर लास्ट वाला नंबर डिवाइड हो रहा है तो आगे वाले नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी तरह आप क्या देख सकते हैं, 2 4 और 8 का याद रखना बहुत आसान है। 2 के लिए लास्ट के 1 डिजिट चेक करो, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करो। एकदम आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाता है डिविजिबिलिटी। तो ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। मैंने क्या क्या समझा दिया? 2 3 4 और 8। अब हम आते हैं किस पे? हम आते हैं 5 में। तो 5 का तो आसान है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आता है? 0 और 5 आता है तो वह नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वह नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अब आते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 6 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? 2 और 3 तो आप समझ गए होंगे। 2 के लिए क्या? लास्ट का 1 डिजिट, 0 2 4 6 8 आए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 आपस में जितने भी नंबर दिए उन सबको ऐड करके चेक कर लेंगे। अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल क्या इसमें दिया है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं दिया है, फिर भी मैं अपने से कोई एक उदाहरण ले लेती हूँ। जैसे मैं ये वाला नंबर ले लेती हूँ, है ना। मेरे पास है 7 8 0 9 5 1 6। क्या है? नंबर दिख पा रहा होगा आपको, 7 8 0 9 5 6 0। तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो सबको ऐड कर लेते हैं। 7 और 8 कितना होगा? 15। 15 और 9 कितना होगा? तो 15 और 9 24। 24 और 5 29। 29 और 1 30। 30 और 6 36। तो 36 हमारा 3 की टेबल में आता है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम में, इसलिए ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ये वाला पूरा नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है। किससे? 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, 3 से और 6 से, है ना। 2 3 से तो 6 से तो हो ही जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम।
एक और एग्जांपल क्या ले लें, 18063 4। अब इसको चेक कर लेते हैं, 18063 4। तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 8 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितना जाएगा? 18 और 4 हो जाएगा 22। तो 22 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है, इसलिए यह नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। इसलिए यह नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 6 से नहीं कटेगा। कटे तो दोनों से कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तब तो वह 6 से कटेगा। अगर 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा, तो भी वह 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब आ जाते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल वैसे बहुत कम आता है, लोगों को याद भी नहीं रहता है और ज़्यादातर बुक्स में दिया भी नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से बता देती हूँ। 7 से डिवाइड होने का नियम क्या है? 7 से डिवाइड होने का रूल्स है, यदि इकाई अंक को छोड़ दें, इकाई मतलब वंस प्लेस को छोड़ दें, है ना, और शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना करके घटा दें के बाद बची संख्या को 7 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। आपको ये समझ आया क्या? नहीं आया? आइए समझते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी है 882, तो क्या बोला था? इकाई अंक। इकाई अंक यानी कि लास्ट वाले डिजिट का हमें करना है डबल। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा दें। इकाई अंक को छोड़ दें और इकाई अंक का डबल करके बची हुई संख्या से घटा दें। इकाई अंक को छोड़ दें मतलब 2 को हटा दें, हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास बच जाएगा आपको 88। 88 में आपको फिर 4 माइनस करना है। 88 में 4 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 84, जो 60 से 4 तक विभाजित है। 88 2 से भी और 7 से भी 4 का विभाग होगी, इसलिए यह संख्या 7 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ दिया है लास्ट का 3 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 3 2 6। अब 66 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 60, जो कि 7 से 4 तक विभाजित नहीं होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी इसमें बढ़िया दिया है कि लास्ट वाले डिजिट का यानी कि इकाई संख्या का 2 गुना करके बची हुई संख्या से घटा दो, और घटाने के बाद आप चेक कर लो तो बची हुई संख्या है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर बची हुई संख्या ही डिवाइड नहीं हो रही तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 का हो गया, 8 का बता दिया था, 9 का सेम है, 9 का और 3 का एक जैसा ही। जैसे 3 में हम सभी संख्याओं का सम करते हैं, उसी तरह 9 में भी हम सभी संख्याओं का सम करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या, 9 और 3 का विभाजित करना है। तो 3 का तो हम समझ लिए थे कि सभी अंकों को ऐड करना है आपस में, उसी तरह 9 का भी है। 9 का भी है वैसा ही कि सभी अंकों को आप क्या करें, आपस में जोड़ दें। जोड़ने के बाद आप चेक कर लें क्या ये नंबर 9 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। तो जैसे मेरे पास एक नंबर है, मैं यहाँ से नंबर ले लेती हूँ 7 5 4 6 2 3। अब इन सभी नंबरों को आपस में ऐड कर दें। 7 + 5 कितना होगा? 7 × 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 2 26, 26 और 3 कितना होगा? 29। तो क्या 29 हमारा सही ऐड किया ना मैंने? 7 और 5 कितना होगा? 7 और 5 होगा 12, 12 और 4 होगा 16, 16 और 6 होगा 22,
22 और 2 होगा 24, 24 और 3 कितना होगा 27, सॉरी यहाँ 29 नहीं आएगा, 29 नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा 27 आएगा। तो 27 तो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता है, 9 का 27, 9 3 ज़ा 27। तो अगर ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, है ना। आप ध्यान से ऐड करेंगे, मेरी तरह गलती नहीं करेंगे। अब हमें एक और दूसरा नंबर लेके चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल। तो अब ले लेते हैं एक और नंबर 3 7 5 6 3 7 5 6 9 और 3 साफ से लिखना 3 7 5 6 9 एंड 3। अब इन सबको भी आपस में ऐड कर लेते हैं। 7 और 3 हो जाएगा 10, 3 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 हो जाएगा 30, 30 और 3 हो जाएगा आपका 33। तो इन सबको ऐड किया हमने, आपस में सबको ऐड किया। तो आपस में सबको ऐड करने पे हमें क्या मिला, सबको ऐड करने पे मिला हमें 33। तो क्या 33 9 से डिविजिबल है? नहीं, 9 के टेबल में तो 33 आता ही नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये रहा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों सेम है। आपस में सभी संख्याओं को ऐड करके चेक करना। अगर 9 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा, अगर 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 33 आ रहा, कि 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 की टेबल में 33 नहीं आता है ना। तो आप बताइए। तो ये थे हमारे कुछ डिविजिबिलिटी रूल। एक लास्ट 10 का तो सबको पता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में 10 आता है क्योंकि उसकी टेबल में ही आता है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 फिर। तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा 10 की टेबल में। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है 0 तो वो नंबर क्या होगा हमारा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक लास्ट बचा है 11 का। 11 पढ़ लेते हैं हम। 11 का क्या करते हैं, 11 का क्या होता है, तो इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करना पड़ता है। जैसे ये एक नंबर है 0 8 1 6 4 5 9 1, है ना। ये एक नंबर है, इसे चेक कर लेते हैं। टेढ़ा लिख गया, देखो टेढ़ा लिखती हूँ। 8 0 1 6 4 5 9 1, इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करना है। तो जैसे हम यहाँ से ऐड करते हैं 8 1 8 और 1 9 9 और 4 13 13 और 9 कितना हो जाएगा, तो 13 और 7 हो जाएगा आपको 20 और फिर 22, है ना। ध्यान से ऐड करेंगे। 9 में चाहे तो 4 ऐड कर लें, हो जाएगा 13। 13 में आप ऐड करेंगे तो 14 और सॉरी एक मिनट जस्ट चेक कर लेती हूँ। 9 में आप 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना 13, और 13 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 14, और 14 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। सही था। अब यहाँ पे लगाएंगे माइनस साइन। अब जो बची हुई संख्या उन्हें ऐड करते हैं। 0 में 6 ऐड करोगे तो 6 ही आएगा। 6 में 5 ऐड करेंगे तो 6 और 5 होगा 11। 11 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 12। अब 22 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। तो क्या 10 हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए ये करने के बाद क्या आना चाहिए, या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, या तो 33 है ना। या तो 0 आए या 11 की टेबल आती है तो वह नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं।
एक और एग्जांपल क्या ले लें हम, ये ले लेते हैं हम 2 3 6 9 7 0 6 9। इसमें भी ऑड प्लेस और इवन प्लेस को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ से करते हैं। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। 8 और 7 कितना होगा, 15। 15 और 6 कितना होगा, 21। तो ये हुआ 21। अभी हम इसे ऐड कर लेते हैं। 3 और 9 हो जाएगा 12। 12 और 0 कितना होगा, 12। 12 में 9 प्लस करेंगे तो आएगा 21। 21 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 0। क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या है हमारा, 0 आ गया, मतलब ये वाला कंप्लीट नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर को ऐड करने पे, ऑड और इवन प्लेस को ऐड करने पे और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अगर आपको और भी आगे के नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल जानना है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। हम आगे के भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं हम यहाँ प्राइम नंबर। एक जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था डिजिट से मिलके बन जाते हैं नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे काउंटिंग वाले नंबर, 1 2 3 4, है ना, और ऐसे चले जाएंगे हम इन्फिनिट तक। उसके बाद होल, तो अगर हम नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, 0 1 2 3 और ऐसे चले जाएंगे इन्फिनिट तक। तो ये मिल जाएंगे आपको होल नंबर और नेचुरल होल। उसके बाद क्या आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो होल बन जाएगा। होल नंबर में अगर हम माइनस वाले नंबरों को ऐड कर दें, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों का कलेक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों का कलेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं किस में, इंटीजर्स हो गए। उसके बाद आप प्राइम नंबर, प्राइम तो पढ़े होंगे आप। प्राइम में क्या होते हैं, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, जिसके और केवल और केवल कितने फैक्टर हों, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। जैसे हमारे 2 हो गया तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर है, 2 और 1। 3 हो गया, 3 के केवल 2 ही फैक्टर है, 3 और 1 ना, 1 तो सब में कॉमन है। और 5 के भी 2 ही फैक्टर है, 5 और 1। 7 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 7। ठीक है, उसी तरह 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना। 9 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नहीं है तो क्या है, प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट है। क्या है, कंपोजिट है। तो 9 पे और 15 पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि जितने ऑड नंबर हैं वो सब प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर तो आप समझ गए होंगे कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे अभी मैंने बताया 9 और आप ले लें 12 और ले लें आपके 15, है ना। 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 9 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 3 है और 9 है। 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1 2 3, है ना, 4 6 और 12। उसी तरह 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 3 5 और 15। तो इनके 2 से सब, तो इन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये सब क्या है, इसलिए ये सब कंपोजिट नंबर है। आपको आई थिंक आपको मल्टीपल ऑफ फैक्टर आते होंगे, गुणज और गुणनखंड, है ना। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे बेशक कमेंट करिएगा, मैं आपको मल्टीपल और फैक्टर भी समझा दूंगी कि मल्टीपल कैसे निकालेंगे, फैक्टर कैसे निकालेंगे, मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं।
तो अब आते हैं, देखते हैं हमारी बुक में क्या है। को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर में HCF, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ए तथा बी, यानी कोई भी नंबर दिया उसमें अगर HCF आपका 1 हो और उसके अलावा कुछ भी ना हो, है ना। HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, H से हाई, है ना, C से कॉमन और F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 2 और 3 में, 2 और 3 में क्या कॉमन है? 2 और 3 के फैक्टर निकाल लो। 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2 और 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3। तो क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, सिर्फ 1 कॉमन है। HCF हमारा 1 होगा, इसलिए ये क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है 3, 5। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो ये भी हो गए हमारे को प्राइम नंबर। ये पेयर में आते हैं। को प्राइम नंबर किस में आते हैं? को प्राइम नंबर आते हैं पेयर में, और इनका HCF क्या होना चाहिए? केवल और केवल 1 होना चाहिए। ये प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम प्राइम हो या कंपोजिट हो। जैसे ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, और ये दोनों क्या है? कंपोजिट है। प्राइम और कंपोजिट कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो ये थे हमारे क्या? वो प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ तक हमने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हमारे बुक में हमसे कुछ सवाल दिए हैं जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरा आज का टारगेट है कि मुझे 3 बजे तक पढ़ना है, तो वैसे तो मैंने लेट स्टार्ट किया था और अभी बज चुके हैं 1, तो अभी काफ़ी लंबी जर्नी चलने वाली है अपनी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाते हैं इस बुक को। तो वैसे हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, मतलब ये पढ़ा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यहाँ से भी पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए, नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़ लिए। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं सवालों को। जैसे यहाँ पे लिखा है, कोई संख्या यदि 4 तथा 6 दोनों से विभाजित होती है तो क्या वह आवश्यक है कि संख्या 24 से विभाजित हो? इसकी विवेचना करिए। उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर। नहीं, उदाहरण हेतु 36 ले लीजिए आप। क्या ऐसा कोई संख्या यदि 4 और 6 दोनों से विभाजित हो रही तो क्या वो 24 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अब 36 ले लीजिए, 4 और 6 दोनों से विभाजित हो रहा है परंतु 24 से विभाजित नहीं होता। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 24 से भी डिवाइड हो। आशा करती हूँ ये वाली बात आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वह 24 से भी डिवाइड हो। इसे आप हाईलाइट कर लेंगे, है ना, और लिख लेंगे कहीं पेज में कोने में कि यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वह 24 से भी डिवाइड हो। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये बढ़िया दिया है 36, है ना, छोटा नंबर भी है और जल्दी भी बता दिया है। तो ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो व्यक्त नहीं होता, ध्यान रहे। 4 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर नहीं है, कि है को प्राइम नंबर नहीं। इनमें HCF आपको 1 नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिए HCF 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, और 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। तो क्या इसमें सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है? नहीं, इसमें तो हमें 1 भी कॉमन मिल रहा है और 2 भी कॉमन मिल रहा है, इसलिए इसमें HCF 1 नहीं होगा। HCF 1 नहीं होगा। इसमें केवल 1 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें 2 भी कॉमन मिल रहा है, एक से ज़्यादा कॉमन है इसमें, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। एक को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये सम संख्या, इवन नंबर, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्ण तक विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम और विषम को पढ़ा है हमने आपको। इवन नंबर क्या होते हैं भाई? इवन नंबर अब जान लेते हैं। इवन आ गया तो मैं ये भी बता दें। इवन मतलब सम। इवन मतलब सम, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 भी टेबल, है ना।
ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 टाइम में, ये सब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो वो इवन नंबर कहलाते हैं, और जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर जैसे हो गया आपका 3, इसको 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। जैसे 5, इसे 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 जा 4। 7, इसे 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, तो 3 जा, है ना, 6 होता है, और 1 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। तो ये ऑड नंबर है जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑड पढ़ लिया हमने, इवन पढ़ लिया। प्राइम तो मैंने आपको बता दिया था, 1 से 100 तक यहाँ पे प्राइम नंबर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 2 एक मात्र इवन प्राइम नंबर है ना। 2 ही, केवल और केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम भी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, मैं बताती हूँ 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसकी संख्या कितनी है? 25, ये यहाँ पे लिखी हुई है ना। जांच भी कर सकते हैं। जांच के लिए क्या करना, माना एक कोई दी गई संख्या है, एन वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या है जो एन का स्क्वायर बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, एक। यह जांच लेते हैं इसके माध्यम से। ये लिखा उदाहरण नंबर 6। जांच करें कि 173 173 एक भाज्य संख्या है अथवा नहीं। भाज्य मतलब प्राइम नंबर है या नहीं है। तो कैसे हम जानते हैं कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होते हैं ना। शायद नींद आ रही लग रहा है। 14 का स्क्वायर आप सबको याद होगा ना। 14 का अगर जैसे स्क्वायर निकालने नहीं आता तो मुझे बता देंगे, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूँगी स्क्वायर निकालने की। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और यहाँ पे क्या दिया है 173। ये ज़्यादा है और ये कम है। यहाँ देखो एन का स्क्वायर, यानी कि अगर हम ये वाला जो नंबर है हमारा, ये 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। कहाँ आता है? ये 173। कौन सा नंबर? 173। ये हमारा जो है 173 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 15 का क्या होगा? 196। नहीं, 13 का स्क्वायर हो गया, ये 14 का स्क्वायर होगा, और 173 तो इन दोनों के क्या आता है? बीच में आता है। यानी कि 14 का स्क्वायर बड़ा है किससे? इस वाले नंबर से। 14 का स्क्वायर क्या है? बड़ा है किससे? इससे। तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7, 11, 13। स्पष्ट है कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। 173 एक अभाज्य संख्या है ना। ये कहा जाए कि प्राइम नंबर है, इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये जो है एक अभाज्य संख्या है। दिख रहा है क्या आपको? देखते हैं। जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 341 जो है आपका 341, या तो ये 19 के स्क्वायर में आएगा या तो ये 20 के। तो 20 का स्क्वायर तो होता है 400, और 19 का स्क्वायर क्या होता है आप बता सकते हैं क्या? 361 होता है। 361 ये होता है ना। यस, और इसका हो जाएगा 400। तो ये इसके और इसके क्या होता है बीच में? तो इससे छोटा है। 19 से क्या है? 19 के स्क्वायर से छोटा है। 19 के स्क्वायर से क्या है ये?
नंबर आपका छोटा है, ये लिखा है 19 के स्क्वायर से क्या है नंबर आपको छोटा है। तो 19 के पहले आने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 3, 5, 7, 13 और 17 है। फर्स्ट है कि 3, 4, 1 इनमें से 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, अतः 3, 4, 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 11 से डिविजिबल है। देखो इसे चेक कर लो, 3, 4, 1 को 11 से डिविजिबल है कि नहीं? तो 11 3 होगा 33 और 11 1 11। तो यस, ये 11 से डिविजिबल है, 31 टाइम में डिवाइड, 31 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। जांच करें कि 4, 3, 7 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ये 400 यानी कि 20 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर का बीच का नंबर है। तो 21 का स्क्वायर क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 4, 3, 7 से। इन सबसे चेक कर लेंगे, 19 से 4 तक विभाजित होता है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये नंबर 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 से डिवाइड कर लेंगे। अब हम देखते हैं ये वाला टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बनने लगा होगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं, हमारे पास बहुत सवाल है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है जैसे हमें सॉल्व करना है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए 2 दिन में, आज और कल में, है ना? तो इसके एक एक सवाल में लगाने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं संख्याओं से भाग और संख्या, डिवीज़न और नंबर्स। डिवीज़न और नंबर्स पढ़ेंगे। देखते हैं हम यहाँ पे डिवीज़न और नंबर्स ये दिए हैं हमारे पास। यदि किसी संख्या ए को संख्या बी से विभक्त करने पर भागफल क्यू तथा शेष पर आर है, ये आपका है। क्या दिया है यहाँ पे? देखो ये मैं आपको समझा देती हूँ। डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर। तो हमें जैसे निकालना है भाज्य। भाज्य मीन्स क्या होता है? डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो भाजक गुणे भागफल प्लस, ये वाला फार्मूला आप लिख लेंगे। अब भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं और भागफल किसे कहते हैं, तो ये आप डिवीज़न देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसे कहते हैं भाज्य। उसे क्या कहते हैं कि नहीं दिख रहा आपको? फिर से बना देती हूँ। यहाँ पे ऐसा, यहाँ जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं भाज्य। उसे क्या कहते हैं? भाज्य। यहाँ जो लिखते हैं वो होता है आपका भाजक, और यहाँ जो लिखते हैं वो होता है आपका भागफल। भागफल। और इसके नीचे जो आप लिखते हैं वो होता है आपका रिमाइंडर यानी कि शेष फल, है ना? ये भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया और शेष फल हो गया, है ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड। भाजक को क्या बोलेंगे? भाजक को बोलेंगे डिवाइज़र। और भागफल को क्या बोलते हैं? आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं बताइएगा। मैं तो उसे पढ़ती हूँ कोशेंट, है ना? कोशेंट। और ये रहा आपका रिमाइंडर। ठीक है। तो बीच वाले जिसे हम जिसकी हम टेबल पढ़ते हैं उसे बोलते हैं डिवाइज़र, और जितने बार टेबल पढ़ते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, है ना? मतलब कम ज़्यादा ना हो उससे, तो भाज्य कहलाएगा। और जितने बार टेबल पढ़ते हैं वो कहलाता है आपका भागफल। और ये हो जाएगा आपका जो भी लास्ट बच जाएगा वो कहलाएगा आपका शेष फल। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और, जैसे हमें भाज्य निकालता है, ये दे देता है और ये पूछता है, सॉरी ये पूछता है
तो भाज्य के लिए फार्मूला था, भाज्य के लिए फार्मूला क्या था कि आप क्या करेंगे, भागफल और भाजक का मल्टीप्लाई करेंगे। भागफल गुणे भाजक, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जोड़ देंगे क्या, उसमें जोड़ देंगे आप शेषफल को। यहाँ समझ नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे देख लें, ये लिखा है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये आप बना भी सकते हैं ऐसे, यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है तो आप लिख लेंगे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, उदाहरण नंबर 10 देखेंगे कि 10 और 43 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमको दिया है 11 और शेषफल दिया है हमें 20। तो आपको भाजक प्राप्त करना है, भाजक मतलब डिवाइज़र आपको प्राप्त करना है। तो डिवाइज़र प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हमने तो भाज्य डिविडेंड प्राप्त करने के लिए पढ़ा है, हमने डिवाइज़र प्राप्त करने के लिए तो पढ़ा ही नहीं है। तो डिवाइज़र कैसे प्राप्त होगा, तो डिवाइज़र प्राप्त होगा इसके लिए भी फार्मूला है, भाजक इज इक्वल टू भाजक इज इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल। जैसे मैं इस सवाल को सॉल्व करके बताती हूँ, तो मेरे पास दिया है क्या, 1043 को किसी संख्या से भाग देना है, नहीं पता किस संख्या से भाग देना है, बस 1043 को भाग देना है ना। भाग देंगे तो भागफल हमें मिलेगा 11 और शेषफल हमें मिलेगा क्या, 20। क्या मिलेगा, देखो किसी संख्या को भाग देंगे, इस वाली संख्या को, नहीं पता किस संख्या से भाग देंगे, नहीं जानते, तो इस संख्या को भाग देंगे तो हमें मिलेगा भागफल में 11 और शेषफल में मिलेगा 20। और हमें ये नंबर पता लगाना है कि हमने आखिर इसको किससे भाग दिया। तो इसके लिए ही फार्मूला है कि भाजक इज इक्वल टू, है ना, क्या लगाएंगे, भाज्य। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है। तो 1043 में से माइनस कर देंगे क्या, 1043 में से माइनस कर देंगे आप शेषफल। शेषफल कितना है, 20, है ना, और उसको भाग दे देंगे किससे, उसको भाग दे देंगे भागफल से, यानी कि 11 से। तो अब 3 में से 0 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 3। 4 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 2, और यहाँ से 0, यहाँ से हम इसको डिवाइड करो 11 से, तो 11 9 जा 99, है ना, 11 9 जा 99, 99 के बाद कितना बच जाएगा, 99 के बाद 100, 1 3 बचेगा, 11 3 जा 33, ये क्या हो गया 93। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर रहा वो रहा होगा 93, रहा होगा 93। कुछ नहीं याद रखना, इस वाले नंबर से इसको घटा दो और इससे भाग दे दो, इस वाले नंबर को इससे घटा दो और इससे भाग दे दो, है ना। भाज्य में से शेषफल को घटा दो और भागफल से भाग दे दो, खत्म, आ जाएगा आपका आंसर। और दूसरा देखते हैं, 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। ये भी बढ़िया सवाल है यार, जिसमें भी मज़ा आने वाला है। तो आइए, ऐसे सवाल आते हैं हमारे पेपर में, उन सवालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 से छोटी बोला है, 1000 से छोटी यानी कि 999 तक, 999 तक कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या। 1000 में से छोटी से छोटी, 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये जो है ये 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले इसे हम कर लेते हैं डिवाइड, इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड।
1000 को हम कर लेंगे डिवीज़न। मैं यहाँ पे डिवीज़न करती हूँ। 1000 को डिवाइड कर लेंगे। दिख पा रहा है आपको? 1000 को डिवाइड करना है 19 से, तो ये आ जाएगा कितना? 95 या 1995 है ना। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा आपका 0 बचेगा, और ये भी हो जाएगा आपका 0। यहाँ से उतार लेंगे क्या? 0। 19 की टेबल ऐसे करो कि तो 19 दूनी हो जाएगा 38। ये आया आपका कितना? ये आ जाएगा आपका 12। रिमाइंडर क्या बच गया आपका? 12। रिमाइंडर बच गया 12। तो जितनी रिमाइंडर बच गई उतनी ही संख्याएं हैं, वही संख्या है। तो 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष पर बची संख्या 19 से छोड़कर विभाजित हो जाए? तो 12, इससे 12 कम कर दो। अब 1000 में से क्या करेंगे? हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। 10 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 8। 9 में से 1 घटा देंगे तो बच जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। तो क्या यह 19 से डिविजिबल है? तो 19 पंचे 95, 96 97 98 3 बचेगा, 19 दूनी 38। यस, डिविजिबल है। ये हमने क्या किया? प्रूफ कर लिया। तो जो भी नंबर दिया रहेगा आप 19 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आता है उसमें से उस नंबर को घटा दें। आपको पता चल जाएगा कि डिविजिबल है या नहीं।